ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सर अतीक मानिया और आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है वो लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शुरू कर दिए थे और आज जो है वो हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आगे लेकर चलेंगे। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो नेक्स्ट चीज हम आज करने जा रहे हैं वो है इशूइंग शेयर्स एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। अच्छा, आई एम नॉट श्योर आपने मुझसे पढ़ा है या किसी और से पढ़ा है, क्योंकि आप ये रिकॉर्डिंग जब तक सुन रहे होंगे तो मुझे नहीं पता आप किस किस से पढ़ चुके हैं अब तक। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, आप मुझसे पढ़ते हुए आए हैं या किसी और भी टीचर से पढ़ते हुए आए हैं। आपने यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लीगल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मैं उस लीगल स्ट्रक्चर्स के टॉपिक को थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूं ताकि आपके लिए चीजों को समझना जो है वो काफी हद तक आसान हो जाए। लीगल स्ट्रक्चर्स का जो टॉपिक था वहां पर हमने ये पढ़ा था कि कुछ होती है UNINC, कुछ होती है UNINC। अब आप पूछेंगे सर ये UNINC का मतलब क्या होता है? UNINCs होती हैं अनइनकॉर्पोरेशंस। अनइनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है तमाम सारी की सारी सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेसेस। मैं अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, एक होती है हमारे पास अनइनकॉर्पोरेशंस, इसके अंदर हमारे पास आते हैं सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक चीज कॉमन है। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो चीज कॉमन है वो ये कि सोल ट्रेडर बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस, इन दोनों बिजनेसेस को कंट्रोल करने वाले, मैनेज करने वाले ओनर होते हैं। तो आज अगर मैंने एक चाय की दुकान खोली, ठीक है, अकेले, और मैं उसको अकेले ओन कर रहा हूं, अकेले मैनेज कर रहा हूं, तो मैं सोल ट्रेडर हूं। लेकिन इस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला कौन है? एक ओनर है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लेट्स सपोज मैंने यही चाय की दुकान खोली, ठीक है ना, और इसको मैनेज करने वाले, कंट्रोल करने वाले मैं और मेरा भाई है। हम दोनों ने मिलकर चाय की दुकान खोली, तो हम दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको मैनेज करने वाले, कंट्रोल करने वाले भी ओनर होते हैं। बट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में डिफरेंस ये है कि सोल ट्रेडर में ओनर एक होता है, पार्टनरशिप में मल्टीपल ओनर्स होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने पढ़ा था लीगल स्ट्रक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेशंस। क्या पढ़ा था? इनकॉर्पोरेशंस। इनकॉर्पोरेशन INC। इनकॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। आई रिपीट, हमारे पास इनकॉर्पोरेशंस के अंदर आते हैं, INC के अंदर आते हैं प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब याद रखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ओन और कंट्रोल करने वाले ओनर्स नहीं होते। प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ओन एंड कंट्रोल करने वाले ओनर्स नहीं होते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर अगर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का कोई ओनर नहीं होता तो उसको मैनेज कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? सो इसका आंसर ये है कि दी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ गया, सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? तो भाई याद रखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होता है। तो अगर कुछ लोगों के पास कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होते हैं, वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं। और जब वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाते हैं तो उनके पास कंपनी को कंट्रोल करने का या कंपनी को मैनेज करने की अथॉरिटी आ जाती है। जिन लोगों के पास कंपनी के कम शेयर्स होते हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं आते। यूजुअली ऐसा ही होता है। बट हाँ, कंपनी का प्रॉफिट जो भी होगा वो कम शेयर हो या ज्यादा शेयर हो, मिलता दोनों को है। अच्छा, अब सवाल ये है कि शेयर क्या होता है, शेयर क्यों इशू होता है, क्यों इतने सारे प्रोसेस में पढ़ना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मैं जरा आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। लेट्स से मैंने और मेरा एक दोस्त है अमान, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस लॉन्च किया। मैंने और मेरे दोस्त अमान ने मिलकर एक बिजनेस लॉन्च किया,
ठीक है, बिजनेस लॉन्च हो गया। हम दोनों ने बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। हम दोनों बिजनेस को मैनेज करते रहे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर बिजनेस ग्रू इमेंसली। ठीक है, एक दिन हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हमने बोला यार अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। अब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें चाहिए थे 100 अरब, 100 बिलियन रुपीस। तो मैंने और अमान ने बोला क्या करना चाहिए। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है, हम छोड़ दें। हम बोले यार नहीं मजा आ रहा है यार, दफा करो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना। फिर मैंने और अमान ने बोला यार वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, आज नहीं तो कभी नहीं, लेनी तो चाहिए। अच्छा, मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। मैं और अमान गए बैंक अल्फला के पास कि भाई हमें 100 बिलियन का लोन चाहिए। बैंक अल्फला ने बोला ब्रो इतना बड़ा लोन तो मैं आपको नहीं दे सकता, मेरी 700 ब्रांचेस हैं, अगर मैंने इतना बड़ा लोन आपको दे दिया, कल को अल्लाह ना करे अगर आप डूब गए तो आपके चक्कर में मेरी 700 ब्रांचेस डूब जाएंगी। ये तो वही बात हुई, हम तो डूबे सनम, तुमको भी साथ ले डूबे। तो बैंक अल्फला ने बोला सॉरी मैं तो नहीं कर सकता। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप नहीं कोई और सही। मैं गया हबीब बैंक के पास, 100 बिलियन का लोन चाहिए। हबीब बैंक ने भी सेम यही बात बोली। उसने बोला हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने आपको सारा पैसा उठाकर दे दिया और कल को अगर आप डूब गए तो हम इतना सारा पैसा लोगों को वापस कैसे करेंगे, तो हम भी आपको इतना पैसा नहीं दे सकते। मैंने हबीब बैंक से एक आर्ग्यूमेंट किया, मैंने बोला आपके पास 100 बिलियन है तो सही। तो हबीब बैंक ने मुझे एक बात समझाई, बोला हमारी मेंटालिटी पता है क्या है, हमारे पास 100 बिलियन है, हम कोशिश ये करते हैं कि 100 बिलियन थोड़ी अमाउंट बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। हम ये थोड़ी अमाउंट बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें रादर देन कि बहुत बड़ी अमाउंट एक बंदे को दे दें। जब हम बहुत सारे लोगों में देंगे तो अगर कोई भाग भी गया, 2%, 3%, 5% लोग भाग भी गए तो हम रिमेनिंग 95% से रिकवरी कर लेंगे। सब थोड़ी भागेंगे। हम 10,000 लोगों को लोन दिया है, 100 लोग भाग जाएंगे, 200 लोग भाग जाएंगे, 500 लोग भाग जाएंगे, कोई बात नहीं, 9,000, 9,500 लोग तो बचे ना, उनसे पैसा निकाल लेंगे और कवर कर लेंगे। लेकिन सारा पैसा अगर आपको दे दिया और आप ही भाग गए तो नहीं हो सकता। वॉरेन बुफे भी कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बोला नहीं। मैं और बैंक्स के पास गया, फिर मेरा एक दोस्त था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ओनर था, मैं उसके पास गया। मैंने बोला ये तो मेरा दोस्त है, ये तो दे ही देगा। उसके पास भी गया, उसने भी बोला सॉरी ब्रो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें 1, 2 अरब, 5 अरब, 10 बिलियन तक दे दूंगा, चलो दोस्त हो, मुझे पता है तुम नहीं भागोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऊपर, लेकिन 100 बिलियन की अमाउंट मैं आपको नहीं दे सकता। अब मैं परेशान, मैंने बोला यार ये क्या चक्कर है, अब क्या करूं। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया, मैंने बोला अच्छा क्या करना चाहिए। उसने बोला एक काम करो, तुम और अमान का बिजनेस पार्टनरशिप है। मैंने बोला हाँ। बोले काम करो, अपने इस पार्टनरशिप बिजनेस को प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लो। मैंने बोला अच्छा वो क्या होता है। उसने बोला होता ये है कि जब आप अपने बिजनेस को प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे, जब आप अपने बिजनेस को प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे तो होगा ये कि आपको शेयर इशू करने की पावर आ जाएगी। मैंने बोला शेयर वो क्या होता है। उसने बोला देखिए आपको 100 बिलियन रिक्वायर्ड है, यस और नो। मैंने बोला हाँ मुझे 100 बिलियन रिक्वायर्ड है। कोई बैंक दे रहा है। मैंने बोला नो। उसने बोला काम करो, आप अपने आप को एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करो। मैंने बोला ठीक। उससे बोला पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने के बाद होगा ये कि आपको शेयर्स इशू करने की अथॉरिटी आ जाएगी। शेयर इशू करने में ये होगा कि आप 100 रुपीज वाली 1 बिलियन सर्टिफिकेट इशू कर लेना। मैंने बोला मतलब। उससे बोला देखो आप 100 अरब चाहिए। मैंने बोला हाँ। उसने बोला 100 अरब बैंक तो नहीं दे रहा। मैंने बोला नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद
आपको सर्टिफिकेट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करने की पावर मिल जाएगी। आप ये करना कि एक एक 100 रुपए यानी 100 रुपीज वाली 1 अरब सर्टिफिकेट्स बना लेना और उसको मार्केट में बेच देना। 100 रुपए वाली 1 अरब सर्टिफिकेट्स। कोई आपसे, किसी के पास 100 रुपए होंगे तो 1 सर्टिफिकेट खरीदेगा, किसी के पास 500 होंगे तो वो 5 सर्टिफिकेट खरीदेगा, किसी के पास 1 करोड़ होंगे तो वो 10 लाख सर्टिफिकेट्स खरीदेगा या लाख सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा, किसी के पास 10 करोड़ होंगे तो वो 10 लाख सर्टिफिकेट खरीद लेगा। हर बंदा अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से आपसे मल्टीपल सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा। हर बंदा अपनी फाइनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से आपसे 100 रुपए वाली मल्टीपल सर्टिफिकेट्स खरीद लेगा। तो अगर आपने 1 बिलियन सर्टिफिकेट्स यानी 1 अरब सर्टिफिकेट्स बेच दिए मार्केट में 100 रुपए के हिसाब से, तो 1 अरब सर्टिफिकेट्स बिके 100 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास लोगों से 100 बिलियन आ गए यानी 100 अरब रुपए आ गए। आइडिया यह है कि जब आपको बहुत सारे बैंक्स मना कर दें तो आप लोगों को अपना शेयर सर्टिफिकेट बेचो। अब फायदा क्या है? अगर मैं बैंक से 100 अरब रुपए लेता, 100 बिलियन लेता, तो पहला मसला यह था कि मुझे बैंक को पैसा वापस करना है। डेफिनेटली बैंक तो बोलेगा भाई क्या हुआ, किधर, पैसा वापस करो। दूसरा प्रॉब्लम, बैंक से पैसा भी बैंक को वापस करना होता, साथ ही साथ बैंक को इंटरेस्ट रेट भी देना होता। बैंक पैसा भी लेता और साथ में इंटरेस्ट भी लेता। 2 प्रॉब्लम्स। अब जब मैंने शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, तो 2 फायदे। पहला फायदा, ये जो मुझे 100 अरब रुपए 100 बिलियन, ये जो मुझे 100 बिलियन लोगों से मिलेंगे, दिस इज परमानेंट कैपिटल। परमानेंट कैपिटल का मतलब यह है कि यह पैसा मुझे कभी भी लोगों को वापस नहीं करना। अगर बैंक से लेता तो वापस करना था, लेकिन क्योंकि ये लोगों से लिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो ये पैसा कभी भी वापस नहीं करना, कभी भी पैसा वापस नहीं करना। फायदा ही फायदा। दूसरा फायदा, शेयर होल्डर को इसके अगेंस्ट प्रॉफिट देना होता है, लेकिन प्रॉफिट भी तब दोगे जब होगा। अच्छा, बैंक के केस में क्या है? मैं बैंक को बोल सकता हूं सॉरी बैंक, प्रॉफिट नहीं हुआ, मैं आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दूंगा। बैंक बोलेगा ये मेरा मसला नहीं है कि आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, यू आर बाउंड टू पे मी। बट शेयर होल्डर के केस में क्या होता है कि आप शेयर होल्डर को तब पैसा देते हो जब आपको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को आप डिविडेंड दोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको शेयर होल्डर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये 2 सबसे बड़े फायदे हैं। तो आप अगर आप देखो इशूइंग शेयर्स के अंदर जो 2 एडवांटेज लिखे हैं वो ये लिखे हैं। नंबर 1 पे लिखा है इट इज परमानेंट कैपिटल, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या लिखा है? डिविडेंड्स, यानी जब आपको शेयर होल्डर को, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी प्रॉफिट जो है वो शेयर होल्डर को देती है। जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है एक्चुअली उसको प्रॉफिट नहीं कहते हम, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड उसी वक्त देना है जब प्रॉफिट कंपनी को हो। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम कि यार शेयर होल्डर पागल है। जब शेयर होल्डर्स को पता है कि 100 बिलियन हमने दे दिए हैं इस कंपनी को, अमान को और सरतीक को, ये पैसा तो कभी वापस नहीं मिलेगा हमें, वो पागल है, उन्होंने हमें 100 बिलियन दे दिए। कुछ चीजें और समझो। पहली चीज, शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में पैसा लगाता है या किसी कंपनी का शेयर खरीदता है, इसका मतलब शेयर होल्डर ने उस कंपनी में कर दी है इन्वेस्टमेंट। क्या कर दी है? इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करके किसी कंपनी में जाते हो तो उससे आपको कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। प्रॉफिट आज नहीं, कल नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी तो होगा ना, कभी तो होगा। आप रख के बैठ जाओ, कभी ना कभी प्रॉफिट होगा, आपको मिल जाएगा। एक। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं यार प्रॉफिट के लिए वेट ही नहीं करना। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये 100 रुपए वाले सर्टिफिकेट्स बनाए थे ना, 100 बिलियन मार्केट से लिया। अच्छा जी, मेरी कंपनी ने 100 बिलियन को इन्वेस्ट किया और मेरी कंपनी बहुत बड़ी हो गई।
प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट होता गया। तो जैसे ही मेरी कंपनी स्ट्रांग हो गई, तो ये जो मार्केट में जो मैंने 100 रुपए वाला शेयर लोगों को दिया था, इसकी प्राइस लेट्स से 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गई। तो अब कोई भी शेयर होल्डर बोल सकता है मैंने 100 रुपए में लिया था, मार्केट में इसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई, मुझे डबल गेन मिल रहा है। वो किसी और को शेयर बेचेगा और पैसे निकाल लेगा। कंपनी से पैसे वापस नहीं मांग सकता, किसी और को शेयर बेच सकता है, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, वो कंपनी में डिविडेंड या प्रॉफिट के लिए नहीं जाते, वो कंपनी का शेयर खरीदते और वेट करते कि यार वेट करते कि कब जो है वो कब कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े और वो बेचकर बाहर आ जाए। इमेजिन करो किसी ने 1990s में एप्पल में $1000 लगाए होंगे, राइट आफ्टर 30 इयर्स वो जो $1000 उसने लगाए थे वो आज ऑटोमेटिकली जो है वो $1,00,000 में कन्वर्ट हो गए। दिस इज हाउ इमेंसली एप्पल हैज ग्रोन ओवर द इयर्स। 100x मिल गया उसको। बात समझ आ रही मेरी? तो बहुत सारे लोग इसलिए भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। अच्छा, अब शेयर इशू करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पहला ड्रॉबैक, अगर आपने एक दफा किसी को शेयर दे दिया, वो कंपनी का परमानेंट शेयर होल्डर बन गया। बैंक में क्या होता है कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल बाद यू एंड अप पेइंग बैक द लोन पे बैक कर दिया, बैंक से जान छूट गई। अब मैं और अमान अगर लोन लेते तो 5 साल बाद लोन वापस करते, कंपनी पूरी हमारी। लेकिन जब हमने शेयर इशू कर दिया तो अब मेरी और अमान की कंपनी 100% नहीं हो सकती। जितने भी लोगों को शेयर दिया है वो कंपनी का पार्ट बन चुके हैं, अब सारी जिंदगी उनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते। दूसरा, पहले मैं और अमान दोनों मिलकर काम करते थे, बिजनेस चलाते थे, पार्टनर थे। 50% कंट्रोल अमान के पास था, 50% कंट्रोल मेरे पास था। अब शेयर्स इशू किए, बहुत सारे लोगों को शेयर्स बेचे, बहुत सारे लोगों ने ज्यादा किसी ने 10 करोड़ रुपए लगा दिए। अब उसके बाद बहुत सारे शेयर्स आ गए। अब वो जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बन गया। अब मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, अमान भी है और वो बंदा भी आ गया। तो अब हमारा कंट्रोल क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता 50% से और कम हो गया। फिर पता लगा एक और बंदे ने बहुत ज्यादा शेयर 50 करोड़ लगा दिए, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गया। अब 4 लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो सबका कंट्रोल 25% हो गया। बात समझ आ रही है मेरी? तो यहां पर जो दूसरा डिसएडवांटेज लिखा है, सॉरी, वो है डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। यानी जब आप, ऑब्वियस सी बात है, जब सोल ट्रेडर बिजनेस है तो 100% कंट्रोल, पार्टनरशिप बिजनेस है तो डिवाइड हुआ है कंट्रोल, और जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना लेते हो तो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो जाता है, तो कंट्रोल ऑब्वियस सी बात है कम हो जाता है ओरिजिनल ओनर का। क्योंकि अब ओरिजिनल ओनर भी ओनर नहीं है, वो भी शेयर होल्डर है, बस उसने अपने पास ज्यादा शेयर रखे हैं ओरिजिनल ओनर ने, तो वो पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ओके जी, मूविंग ऑन। अब सवाल ये है कि ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं। अच्छा, याद रखो, ये जो मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, इसे ज्यादातर लोग डिबेंचर सर्टिफिकेट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो रोड पर गली मोहल्ले में जो ये प्राइस बॉन्ड्स बिक रहे होते हैं ना, ये प्राइस बॉन्ड वाला केस नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। सो इन स्पेसिफिकली हम लोग बॉन्ड्स एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स पढ़ रहे हैं आज। अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन आता है सामने, वो ये कि सर ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मेरा और अमान का बिजनेस था, पार्टनरशिप बिजनेस था, ठीक है। हमने पार्टनरशिप बिजनेस लॉन्च किया, हमने बिजनेस चलाया और बिजनेस बहुत अच्छा चला। एक दिन हमें 100 बिलियन 100 अरब रुपए की जरूरत पड़ी। हम बैंक के पास गए। अच्छा जी, जब बैंक के पास गए तो बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। बैंक ने बोला भाई बहुत बड़ी अमाउंट है, हम आपको इतनी बड़ी अमाउंट का लोन नहीं दे सकते। तो मुझे और अमान को किसी ने मशवरा दिया कि रादर देन गोइंग टू द बैंक फॉर अ लोन, एक काम करो, आप शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करो। तो मैंने और अमान ने 100 बिलियन के शेयर सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। बहुत पैसा आ गया हमारे पास, काम जबरदस्त चला। अच्छा भाई, थोड़े दिन के बाद हम लोगों के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई बिजनेस एक्सपैंड करने की, और हमें फिर से 100 बिलियन की जरूरत पड़ी। हमें फिर से 100 बिलियन की जरूरत पड़ी। अब प्रॉब्लम ये कि हम तो शेयर्स ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। अब और ज्यादा शेयर्स इशू करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम तो ऑलरेडी शेयर्स इशू कर चुके हैं ना यार, और ज्यादा शेयर्स कैसे इशू करें? हम तो फंस गए। अब हम गए बैंक के पास। सबसे पहले गए बैंक अल्फला के पास। बैंक अल्फला ने बोला ब्रो, आपको याद है मैंने पिछली बार भी आपको क्या कहा था, हम आपको इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकते।
फिर हम गए दूसरे बैंक के पास, फिर गए तीसरे बैंक के पास, फिर गए चौथे बैंक के पास, और फिर जो मेरा दोस्त था जो ओनर था स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, फिर से उसके पास गए। उसने बोला ब्रो तुम दोस्त हो, पिछली बार मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुमको 10 अरब 10 बिलियन दे दूंगा, चलो तुम वापस से मेरे पास आए हो, तुम्हारा बिजनेस और अच्छा हो गया, दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें 10 की जगह 15 बिलियन दे देता हूं। मैंने बोला नहीं यार, 15 बिलियन से भी मेरा काम तो नहीं होगा, आई डेफिनेटली नीड 100 बिलियन। तो अगर मैंने आपसे 15 बिलियन ले भी लिए तो रिमेनिंग 85 बिलियन में कहां से लाऊंगा, मैं तो फंस जाऊंगा, और ये काम तो मुझे करना नहीं है, और मुझे एट एनी कॉस्ट अपना बिजनेस सेटअप करना है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब क्या करें, परेशानी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया, एक काम करो आप डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर दो। मैंने बोला है डिबेंचर सर्टिफिकेट्स क्या होती हैं? उससे बोले काम करो, आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला यार मुझे वही जिस तरह पिछली बार 100 बिलियन चाहिए थे, 100 अरब, इस बार फिर से मुझे 100 बिलियन चाहिए, 100 अरब रुपए। उसने बोला ठीक है, आप एक काम करो, आप 100 रुपए वाली 1 बिलियन डिबेंचर सर्टिफिकेट बना लो। आप 100 रुपए वाली 1 बिलियन डिबेंचर सर्टिफिकेट्स बना लो। मैंने बोला क्या मतलब? डिबेंचर सर्टिफिकेट्स पहले भी तुमने मुझसे सर्टिफिकेट बनवाई, फिर तुम इस बार मुझसे सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, चीज तो सेम है। उसने बोला नहीं, चीज सेम नहीं है। पिछली बार जो आपने सर्टिफिकेट्स बनाई थी वो थी शेयर सर्टिफिकेट्स, मैंने बोला अच्छा। जब लोगों ने आपकी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट खरीदा तो मतलब लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। याद है भाई, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि जब आप किसी कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट खरीदते हो, इसका मतलब आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, और जब आप किसी कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदते हो मतलब आपने उस कंपनी को लोन दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए वाले 1 बिलियन डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर दिए। लेट्स से मेरा एक दोस्त है, उसके पास जेब में 100 रुपए थे, सिर्फ 100 रुपए थे, उसने मुझसे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीद लिया। अब जब उसने मुझसे एक डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदा तो डिबेंचर सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या थी? 100 रुपए, मतलब उसने मुझे 100 रुपए दिए। अब अगर उसने मुझसे ये एक सर्टिफिकेट शेयर का खरीदा होता मतलब उसने मेरी कंपनी में 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, अब वो मेरी कंपनी के अंदर प्रॉफिट के लिए लायबल है। लेकिन जब उसने वो 100 रुपए खर्च करके मेरी कंपनी का डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदा मतलब उसने ये 100 रुपए मेरी कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक बंदे ने मुझे मेरी कंपनी का एक सर्टिफिकेट या 10 या 20 डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदे, अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदे तो मुझे लोन दिया है, तो अब मुझे वो पैसा वापस भी करना है। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने भी टाइम के लिए मैंने डिबेंचर सर्टिफिकेट खरीदा है, मुझे पैसा वापस करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। आपको याद होगा शेयर सर्टिफिकेट में क्या था? परमानेंट कैपिटल, पैसा कभी भी वापस नहीं करना और प्रॉफिट भी तब देना जब हो। लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या है? पैसा भी रिटर्न करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी देना है। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि सर बड़ी बड़ी कंपनीज पागल हैं, इतने सारे जो है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इशू कर रही है, बैंक से लोन ले ले। तो वही बात वापस से आ गई कि भाई बैंक इतनी बड़ी अमाउंट देने को तैयार नहीं है। डिबेंचर सर्टिफिकेट में क्या जो है वो एक्चुअल गेम है वो ये कि व्हेन वन कंपनी disagrees to give you a huge amount, you change the game. Rather than going to one institute for a huge amount, you go to multiple people for small amounts. एक बंदे के पास जाके 100 अरब रुपए मांगने से अच्छा है आप लाखों लोगों के पास जाके 100, 500, 500, 1000 रुपए मांग लो, डिवाइड कर दो। एक आदमी 100 अरब देने को तैयार नहीं है, एक बैंक 100 अरब देने को तैयार नहीं है, 100 बिलियन देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर मुझे 1 लाख लोग मिल गए और 1 लाख लोग जो मुझे मिले
हर बंदा अगर मुझे 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार भी दे दे, मेरा काम तो हो गया। ठीक है ना। ये होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। मेरी बात समझ आ रही है? डिबेंचर सर्टिफिकेट्स इज अ लोन। एक नॉर्मल लोन में और डिबेंचर लोन में फर्क क्या है? नॉर्मल लोन में यू टेक लोन फ्रॉम वन इंस्टीट्यूट वन बैंक। डिबेंचर सर्टिफिकेट्स में यू टेक लोन बट फ्रॉम मल्टीपल पीपल इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स। दोनों में पैसा रिटर्न करना है, दोनों में उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना है। अच्छा, अब फायदे भी है, नुकसान भी है। पहला फायदा, बहुत बड़ी अमाउंट 100 बिलियन मिल गई, जो बैंक देने को तैयार नहीं था, वो मुझे इन द फॉर्म ऑफ लोन मिल गई फ्रॉम द जनरल पब्लिक। पहला फायदा। दूसरा फायदा, सारी जिंदगी प्रॉफिट भी नहीं देता है। जब मैं किसी को डिबेंचर सर्टिफिकेट देता हूं ना, तो उस पर टेन्योर लिखा होता है कि दिस इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स। 5 साल बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे इंटरेस्ट के साथ। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में हमने क्या देखा था? सारी जिंदगी जान नहीं छूट सकती। तो इसमें दो फायदे ही हैं कि एक तो ह्यूज अमाउंट मिल जाता है, दूसरा जितने भी टाइम के लिए आपने डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू किया है, उस टाइम के बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। आप पैसे रिटर्न कर देते हो, इंटरेस्ट रेट देते हो, उस बंदे से आपका ताल्लुक खत्म, कंपनी पूरी आपकी। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होता। आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते। जब तक कंपनी चलती रहेगी, अब वो आपका पार्ट है, उसको आप प्रॉफिट देते रहेंगे। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं डिबेंचर सर्टिफिकेट के, वो ये है कि पहला, जब इन द फॉर्म ऑफ लोन अमाउंट लिया है लोगों से, तो इंटरेस्ट हैज टू बी पेड। पहला प्रॉब्लम। दूसरा, द मनी हैज टू बी रिटर्न्ड। यानी पहला नुकसान, पैसा भी वापस करना है, और दूसरा नुकसान ये कि पैसे के साथ साथ जो है वो पैसा भी रिटर्न करना है, उसके साथ साथ इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। ओके जी, मूविंग ऑन। अब हम एक और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हैं, एंड दिस न्यू कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, या कैपिटल भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये वीसी क्या है, ये क्या होता है सारा कॉन्सेप्ट, सर मैं आपको ही समझाता हूं डिटेल में। अच्छा, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई हैव सीन इन द वर्ल्ड, ये जितने भी लोग पैसा कमा लेते हैं ना, उनके अंदर दो क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। यू कॉल देम एज गुड क्वालिटीज और बैड क्वालिटीज, ये आपके ऊपर है। जब इंसान बहुत सारा पैसा कमा लेता है, एक वो डरपोक हो जाता है। क्योंकि देखो, गरीब आदमी को डर नहीं है। किस चीज का डर नहीं है? कि यार अगर मुझे कुछ हो भी गया तो व्हाट हैव आई गॉट टू लूज, क्या ही है मेरे पास। अब आप इमेजिन करो, आप सामने एक अंधेरी सी गली है, तो आपको उसमें जाना है और आपको पता है कि उसमें कोई भी आपको लूट सकता है। इफ यू हैव एम्प्टी पॉकेट्स, आप उस अंधेरी गली में कभी भी जाने से नहीं डरोगे। आप बोलोगे क्या ही लूट लेगा, मेरे पास है ही कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास जेब में 1 लाख रुपए, तो कभी भी आप उस गली में नहीं जाओगे, बिकॉज आपको डर है कि अगर लूट लिया तो मेरे 1 लाख रुपए गए। तो जितने भी अमीर लोग होते हैं, ये डरपोक हो जाते हैं कि यार हमने अब पैसा कमा लिया है, अगर चला गया तो, क्योंकि वो अपना लिविंग स्टाइल, वो हर चीज को वो अपग्रेड कर चुके होते हैं, तो वो थोड़े से डरपोक हो जाते हैं अंदर ही अंदर। अच्छा भाई, डर जाते हैं। दूसरा, ये जो अमीर लोग होते हैं, इनके अंदर एक नया गेम डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नंबर गेम। दे वांट टू मल्टीप्लाई। 10 करोड़ कमा लिए, अच्छा 20 करोड़ करना है। 20 करोड़ कमा लिए, अच्छा 20 करोड़ को 40 करोड़ करना है। तो दे वांट टू गेट इनटू दिस गेम ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। और सारे अमीर लोग कहते हैं कि भाई आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट, मनी इज जस्ट अनदर नंबर इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है ना। खैर, अब ये बड़े बड़े लोगों को मल्टीप्लाई करना है पैसा। अच्छा, अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आज से 3 साल पहले, ठीक 3 साल पहले, एप्पल की नेटवर्थ वॉज रफली अबाउट $2 ट्रिलियन। एप्पल की नेटवर्थ वॉज $2 ट्रिलियन। एनविडिया एक कंपनी है, उसकी नेटवर्थ वॉज रफली अबाउट 200 बिलियन। ठीक है ना। एनविडिया की जो नेटवर्थ थी वो थी 200 बिलियन। राइट आफ्टर 2 years, एप्पल इज समवेयर अबाउट $4 ट्रिलियन, which is double. Nvidia is also about $4 trillion, which is about
20 टाइम्स। मेरी बात समझ आ रही है? विच इज अबाउट 20 टाइम्स। देखो, पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहां पर वो ये कि जब कंपनी बहुत बड़े लेवल पर चली जाती है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। आज अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्पल इज वर्थ $4 ट्रिलियन टुडे, पैसा लगा दो उसके अंदर, इट्स द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, इट्स द सेफेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, ब्ला 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 ब्ला, गुड। राइट आफ्टर 5 years, क्या आपको लगता है आपने जो एप्पल में पैसे लगाए होंगे वो मल्टीप्लाई बाय 10 होंगे? क्या आपको लगता है एप्पल $4 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन में कन्वर्ट होगी? पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी इतने बड़े लेवल पर चली गई है कि वहां से 10, 20, 30 टाइम्स ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। बट हां, एनवीडिया टाइप छोटी कंपनीज जो भी छोटी हैं वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो सकती हैं। अगर आप देखो, आपके घर में अगर छोटा बेबी है जो भी 1 month ओल्ड है या 6 month ओल्ड है या 1 year ओल्ड है, ही हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो इन हाइट, क्योंकि वो बच्चा है, ग्रो करेगा। उसकी हाइट 5 feet, 6 feet, 7 feet जा सकती है। लेकिन आपके अम्मी अब्बू जो ऑलरेडी 5, 6, 7 feet हैं, क्या वो और ग्रो हो सकते हैं? नहीं। आई एग्री कि आपके मदर, फादर या ग्रैंड पेरेंट्स दे आर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द चाइल्ड इन योर हाउस, यस, बट ग्रोथ पोटेंशियल छोटे बच्चे की ज्यादा है। बात समझ आ रही है? अब सवाल यह है कि ये वीसी क्या है? वीसी वो लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने पास छोटे छोटे बिजनेसेस ढूंढते हैं। अच्छा, कौन से छोटे छोटे बिजनेसेस? ये लोग वो छोटे छोटे बिजनेसेस ढूंढते हैं जिनको इनको ऐसा लगता है कि ये वो बिजनेसेस हैं जो बहुत बड़े स्केल पर जा सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पर जा सकते हैं। तो ये उन बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं, उनको आइडियाज देते हैं, उनको मैनेज करते हैं, उनको फाइनेंस देते हैं, काइंड ऑफ एक गैम्बल करते हैं, काइंड ऑफ एक गैम्बल करते हैं कि यार एक छोटे बिजनेस में पैसा लगाओ, चल गया तो मल्टीपल्स में ग्रो कर जाएंगे। हालांकि ये बड़े बिजनेसेस में भी पैसा लगा सकते हैं, ये वहां पर भी लगाते हैं, ये वहां पर भी पैसा लगाते हैं, बड़े बिजनेस में भी पैसा लगाते हैं, लेकिन सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर वेल्थ दे इन्वेस्ट इनटू दीज स्मॉल बिजनेसेस, दोज बिजनेसेस जिनको इनको लगता है कि यार इसमें वाकई में बहुत पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, लगा दो उसमें 1 करोड़ रुपए। अगर चल गया तो ये 1 करोड़ के 50 करोड़ हो जाएंगे, नहीं चला तो 1 करोड़ का नुकसान होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर यही 1 करोड़ किसी बहुत अच्छे स्टैब्लिश बिजनेस में लगाओगे तो 1 करोड़ के मैक्सिमम कितने मिल जाएंगे? 2 करोड़ मिल जाएंगे, 3 करोड़ मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। तो मल्टीप्लायर कहां लगेगा? छोटे बिजनेस में। तो वेंचर कैपिटल या कैपिटलिस्ट आर ऑल ऑफ दोज वेल्दी पीपल हु इन्वेस्ट देयर मनी इनटू स्मॉल न्यू बिजनेसेस, और ऐसा बिजनेस जिनका उनको लगता है कि बहुत बड़े स्केल पर जा सकता है। जैसे कि अगर आज मेरा टीचिंग का बिजनेस है, मैं किसी वीसी के पास जाऊं और उसको बोलूं मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वो कभी नहीं करेगा। बोलेगा, मैं बोलूंगा क्यों? बोलेगा यार देखो आपका जो बिजनेस है टीचिंग का, उसमें आप अकेले बंदे हो जो टीच कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। मैं बोलूंगा हाँ। तो बोलेगा एक प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो अपने बिजनेस को? अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? मैं बोलूंगा मेरे पास 200 बच्चे हैं। बोलेगा मैक्स कितने में जा सकते हो? मैं बोलूंगा मैं मैक्स जा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 500 बच्चों तक या 600 बच्चों तक, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3। बोलेगा मजा नहीं है। बोलेगा मुझे ऐसा बिजनेस बताओ जहां पर बंदा 200 से 2000 बच्चों पर जा सकता है इनटू 10। फिर मैं बताऊंगा यार मेरे पास ऑनलाइन स्कूल है। बोलेगा अच्छा ऑनलाइन स्कूल है? मैं बोलूंगा हाँ। ऑनलाइन स्कूल कहां पर? मैं बोलूंगा मेरा ऑनलाइन स्कूल मानियाज इंटरनेशनल के नाम से है, वो दुबई में भी है, सऊदीया में भी है, और उसमें मल्टीपल टीचर्स काम करते हैं। अब वो वीसी बोलेगा हाँ यार मल्टीपल टीचर्स हैं, अब मल्टीपल टीचर्स हैं तो ये मल्टीपल स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। अब से बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो 600 बच्चे, 800 बच्चे, 1000 बच्चों पे जा सकते हैं मैक्स। मेरी लिमिट है ना 1000 की, इससे ऊपर मैं पढ़ा नहीं सकता, अकेला खुद पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर ऑनलाइन स्कूल है तो उसमें तो मैं 1000 टीचर रख सकता हूं, 1000 टीचर के अंडर में मैं 10 लाख बच्चे रख सकता हूं। बोलेगा हाँ ये बिजनेस है, ये ग्रो कर सकता है। तो वीसीज वो लोग होते हैं जो पहली बात स्मॉल बिजनेस में पैसा लगाते हैं, ऐसा बिजनेस जो ग्रो कर सकता है, किया नहीं है। अगर ग्रो कर चुका है तो बोलेगा जब ग्रो कर चुका है तो फिर क्या फायदा। ऐसा बिजनेस जो ग्रो करने वाला है, कर सकता है और स्मॉल है, पैसा लगाओ, मल्टीपल टाइम्स ग्रो कराओ।
हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। इट्स काइंड ऑफ अ गैम्बल। अब ये भी बड़े स्मार्ट होते हैं, ये 10 बिजनेस में पैसा लगाएंगे, इनको पता है 6 बिजनेसेस फ्लॉप होंगे ही होंगे। नॉट ऑल स्टार्टअप्स सक्सीड। उनको पता है 6 बिजनेस में हमारा पैसा डूबेगा ही डूबेगा। 10 करोड़ थे, 1-1 करोड़ 10 बिजनेस में लगा दिया, उनको पता है 6 करोड़ डूबेंगे ही डूबेंगे। वहां बोलोगे पागल है 6 करोड़ डुबाएंगे, लेकिन उनको पता है जो रिमेनिंग 4 बिजनेस है, हर बिजनेस ने अगर 10-10 करोड़ भी कमा कर दे दिए तो 4 बिजनेस के 40 करोड़ मिल गए। तो 10 करोड़ लगाए थे, 40 करोड़ मिल गए। इनकी ये कैलकुलेशंस होती है, दे आर वेरी स्मार्ट। तो VCs आर ऑल ऑफ दोज पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेसेस, एंड दोज बिजनेसेस दैट आर स्मॉल, and those small businesses that have a potential of growing onto a huge large scale। ठीक है ना, ये वो होते हैं VCs। अच्छा, VC से पैसा लगवाने का फायदा भी है, नुकसान भी है।